लोग पूरी एनर्जी जोश के साथ मेरा स्वागत होना चाहिए। आपका कौन करेगा भाई? है भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप बहुत मेरे प्रिय हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं जो गणित सीखने के लिए आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आज हमारे इस नए चैप्टर मेंसुरेशन 3D की मेरे प्यारे भाई फर्स्ट लाइव क्लास है मेरे दोस्तों। इस चैप्टर की पहली क्लास है और बहुत प्यार से हम लोग मेरे दोस्तों ये चैप्टर शुरू करेंगे और एंड में जाके हम इसको खत्म भी करेंगे दोस्त। हां जी, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? देखिए, बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि इंसान शुरुआत तो बड़े जोश से करता है, लेकिन खत्म होते होते इंसान खुद भी खत्म हो लेता है। जीतता वही है जिसकी शुरुआत में जोश और अंत में जोश बराबर हो, वही जीतता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है? तो आप मेरे देखिएगा, मैं जिस एनर्जी से आज पढ़ा रहा हूं उसी एनर्जी से मैं आपको इस बैच के आखिरी चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा। उसी एनर्जी से मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हर एक कैलकुलेटिव आसान सवाल सेम एनर्जी से पढ़ाऊंगा। तो आपके अंदर भी एनर्जी दिखनी चाहिए कि जवान आदमी में एनर्जी नहीं होगी तो क्या बुढ़वा में होगी भाई? ठीक है? एनर्जी हमारा मूलभूत आधार है दोस्तों। एनर्जी के साथ पढ़ोगे, दूसरे से ज्यादा मेहनत करोगे, तभी आप सिलेक्शन की राह पर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है बच्चों? चलिए, स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी को सही से लाइव दिखाई दे रहा हूं? मेरी आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग। हाँ जी, बेसिक से बताना बच्चा करा, बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे। देखो ध्यान सुनेगा, बेसिक से ही बताऊंगा, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए केवल बेसिक काफी नहीं है। कुछ बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं। बेसिक से पढ़ना है, लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ना है, बेसिक से ऊपर उठ के भी पढ़ना है। ठीक है? तो केवल इतना मत कहा करो कि सर बेसिक से पढ़ाइए, ये कहा करो सर बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाइए, हमारी खोपड़ी खोल दीजिए। तो बात जाके आपकी सही होती है कि आज जितने भी एग्जाम होते, चाहे सीजीएल का पेपर हो, सिचसल का पेपर हो, सीपीओ हो, मेरे दोस्तों सीपीओ तो नहीं, सीजीएल सिचसल खासकर अगर देखें, वो उनमें प्री क्वालिफाइंग होने लगा है। जो आपका सिलेक्शन होता है मेरे दोस्तों, वो मेंस के बेसिस पे होता है। तो यानी कि आप प्री तो आसानी से क्लियर कर लोगे, प्री जो है बहुत सारी भीड़ इकट्ठा क्लियर कर लेती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना कुछ पढ़े भी प्री का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस उनका सालों साल की तैयारी में नहीं निकलता कि वो कभी भी मेंस लेवल को टारगेट करके पढ़ ही नहीं पाते। इस बैच में मैं आपको छोटे एग्जाम से लेके ऊंचे ऊंचे एग्जाम तक, जिसमें हम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीडीएस, इवन जीडी, ठीक है, हमारे रेलवे के पेपर हो जाएंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम के जितने भी एग्जाम होंगे मेरे दोस्त, सभी को टारगेट करके पढ़ाऊंगा। इस तरीके से मैं आपको हर एक चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा कि चैप्टर की क्लास करने के अलावा, केवल क्लास देखने के अलावा आपको जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अकेला बैच ऐसा है जीरो टू हीरो, जिसमें बच्चे से खुल के कहता हूं कि केवल क्लास देखो। क्लास के अलावा ना मैं आपको अलग से कोई सॉल्व करने के लिए पीडीएफ दूंगा, कि जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ना मैं आपको कोई बुक रिकमेंड करूंगा कि भाई ये बुक है, इस बुक से सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के सवाल, नहीं। ना ही आपको कोई अलग से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। केवल आप क्लास देखो, और क्लास देखने के बाद जब आपका सिलेबस एक लिमिट से ऊपर हो जाए तो उसके बाद आपको खूब सारे मॉक टेस्ट लगाने होंगे। मॉक टेस्ट इसलिए जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाए और आपके एग्जाम का डर खत्म हो जाए। इतना सिंपल है गणित पढ़ना। गणित पढ़ने के केवल 3 नियम है: बेसिक रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। बेसिक रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। बेसिक रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। केवल इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हम आज की क्लास। और आज की क्लास में जो चैप्टर उठाने वाले हैं वो मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 3D। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना?
3D। 3D का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 3 डायमेंशन। 3D का मतलब होता है बच्चों 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो भारत के हर एक सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में मेंसुरेशन नहीं भी लिखा हुआ है तो भी उसके पेपर में मेंसुरेशन के सवाल आते हैं। एसएससी जीडी में भी, एमटीएस के पेपर में भी, पुलिस दरोगा के पेपर में, या पुलिस का कांस्टेबल का पेपर दीजिए, कांस्टेबल के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा नहीं पूछा जाता है, लेकिन एडवांस मैथ का मेंसुरेशन उसमें आता है। उसमें बेलन का, सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल सब निकालने के लिए आता है मेरे प्यारे भाई। तो मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो भारत के हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। केवल आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम, थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चे, ये बात आपको समझनी है। ओके, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ध्यान रखते हुए। सबसे पहले हम ये समझते हैं मेरे प्यारे भाई कि मेंसुरेशन 3D, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए, 3D समझने से पहले आपको यह समझना है कि 2D यानी कि 2 डायमेंशन फिगर्स क्या होते हैं। हम बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को उठाएंगे। 2D फिगर्स, 2D फिगर्स। 2 डायमेंशन फिगर क्या होते हैं? डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं। डायमेंशन को हम हिंदी में कहते हैं विमाएं, 2 विमाएं वाली आकृति। पहले तो आपको यह समझना होगा ना मेरे प्यारे भाई कि 3D का मतलब क्या है और ये जो 2D है, ये 2D का मतलब क्या है। 2 विमाएं वाली आकृति मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को कहूं तो मैं कह सकता हूं कि चैप्टर एक फॉर्मूला बेस्ड है। इस चैप्टर को करने के लिए केवल आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और आपकी थोड़ी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज और ज्ञान की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। विमाएं का मतलब क्या है मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी आकृति मेरे प्यारे भी, ऐसी आकृति जिनको एक प्लेन, जिनको एक समतल में बनाया जा सकता है। एक ऐसी आकृति मेरे दोस्तों जिन्हें एक प्लेन, एक समतल, एक फर्श पर उकेरा जा सकता है। जैसे आप हमारा बोर्ड देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर जितने भी फिगर बनाए जा सकते हैं, यानी कि जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें हम 2D आकृति कहते हैं। जैसे त्रिभुज, अगर मुझे त्रिभुज बनाना है तो मैं इस स्क्रीन पर आसानी से बना सकता हूं। इस स्क्रीन पर क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जैसे कि मेरे दोस्तों हमारा एक आयत हो गया, एक हमारा मेरे दोस्तों रेक्टेंगल आयत हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। जैसे कि मेरे दोस्तों हमारा वर्ग हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कह रहे। जैसे कि हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, जैसे कि हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ये सभी 2D फिगर है क्योंकि इनको आप एक स्क्रीन पर, एक समतल में, एक प्लेन में आसानी से बना सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, अगर मैं सीधा सा मतलब समझाऊं कि जब हम टीवी में फिल्म देखते हैं, जब हम टीवी में लड़ाई देखते हैं तो वो 2D फिगर में देखते हैं। लेकिन जब अपनी आंखों से लड़ाई देखते हैं, ऐसे समझिए कि जब हम टीवी में क्रिकेट का मैच देखते हैं, टीवी में हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो जो क्रिकेट का मैच जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो 2D फिगर में है। लेकिन जब सामने से टिकट खरीद के स्टेडियम में जाके मैच देखते हैं, स्टेडियम में जाके, तो वो 3D है क्योंकि उस स्टेडियम में आपको एक्चुअल पता है कि विराट कोहली की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है, गेंद की मोटाई कैसी है, गेंद कैसी होती है एक्चुअल में। समझ में आए मेरे प्यारे भाई? तो ये 2D आकृति जो है, इनको एक फर्श, एक स्क्रीन पर आसानी से उकेरा जा सकता है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों आपका सर्कल, एक वृत्त हो गया, ये सभी 2D फिगर हैं। ठीक है? या फिर आप कोई भी आड़ी टेढ़ी फिगर खींच लीजिए मेरे दोस्तों। आपने ये खींच लिया, कोई भी आड़ी टेढ़ी फिगर खींच लीजिए, कोई भी, ये सब 2D फिगर है क्योंकि आप इनको एक स्क्रीन पे उकेर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? यस और नो? यानी कि जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, उनको हम 2D फिगर्स कहते हैं।
अब मेरे प्यारे भाई आपके सामने जितनी भी है 2 डायमेंशन फिगर है। 3 डायमेंशन फिगर का मतलब क्या होता है? देखो, डी मतलब डायमेंशन, 3 मतलब 3 विमाओं वाली आकृति, यानी कि ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों शामिल होती हैं। और ऐसी फिगर्स को आप क्लियर एक स्क्रीन पे नहीं बना सकते मेरे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ये आपका बेलन है, दिखाई दे रहा है? जैसे आपका एक सिलेंडर है, एक बेलन है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कहूं कि आप इसको स्क्रीन पर बना के दिखाओ, स्क्रीन पर, तो आप इसको स्क्रीन पर कैसे बनाओगे? आप इसको प्लेन में कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे सर ऐसे बनाएंगे, ऐसे। लेकिन क्या ये वाकई में ऐसा है? नहीं। पर नीचे तो पूरा सर्कल होना चाहिए था, गोल होना चाहिए था नीचे। क्या नीचे से गोल दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ये सही से स्क्रीन पर नहीं बना जा सकता, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है। ये स्पेस में कुछ जगह घेर रहा है। जैसे ये जगह खाली है मेरे प्यारे भाई, आपके सामने, मेरे मुंह के सामने की जगह खाली है, मैं बेलन ले आया, तो इस बेलन ने स्पेस में इतनी जगह घेर ली, ये पूरे ब्रह्मांड का इतना जो है आयतन घेर के चला गया। तो इस वजह से ये क्या है? ये 3D फिगर है। समझ में आए मेरे प्यारे भाई? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होता, आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, गोल गोल रोटी बनाती है, तो जो रोटी बनाती हैं गोल गोल, रोटी एक 2D फिगर है। रोटी क्या, एक 2 डायमेंशन वाली फिगर है मेरे प्यारे भाई। लेकिन विराट कोहली जिस क्रिकेट की गेंद से खेलता है, जो क्रिकेट की बॉल है, या फुटबॉल जो है मेरे दोस्तों, फुटबॉल, वो क्या है? वो 3D फिगर है। रोटी जो बनाई जाती है वो एक 2D फिगर है। लेकिन फुटबॉल जो हम खेलते हैं, होता वो भी गोल ही है, लेकिन वो एक 3D फिगर है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3 डायमेंशन मतलब 3 विमाओं वाली आकृति, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। और आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनेगा। यहां पे मैंने परिभाषा भी लिखी है। 3D मेंसुरेशन का संबंध सतह क्षेत्र, पार्श्व सतह क्षेत्र, घन, गोले, घनाभ, शंकु, बेलन आदि जैसी 3 आयामी आकृतियों के आयतन के अध्ययन और गणना से है। ये परिभाषा लिखी हुई है, पर परिभाषा इतना टेक्निकल आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस तरीके से कुछ मेरे दोस्तों 3D फिगर्स बने हुए हैं। सबसे पहला मेरे दोस्तों घनाभ। घनाभ ये 3D फिगर है। क्यों? कि बच्चों इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, इसमें मोटाई भी होती है। जैसे आप, हमारी ये बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आप इस बुक को मेरे प्यारे भाई ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो बॉक्स में बंद होके आएगी। बॉक्स में ये बुक जो है बंद होके आएगी। तो जिस बॉक्स में बंद होके आएगी मेरे दोस्तों, वो आपका घनाभ होगा, क्यूबॉइड होगा। तो क्यूबॉइड क्या है? 3D फिगर है। क्यूब ये मेरे दोस्तों घन। घन यही पहली शीट में आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। ये सिलेंडर है मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपको दिखाया। ये बेलन, इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों हिंदी में बेलन। ये बेलन। ये कौन है बच्चों? हम बर्थडे बनाते हैं तो बर्थडे पे टोपी पहनते हैं, अपने सर पे फोटो खिंचाते हैं, फिर इसको हम शंकु बोलते हैं, शंकु। ये आपको लग रहा है सर्कल की तरह, पर ये सर्कल नहीं, ये गोला, ये फुटबॉल है मेरे दोस्तों, फुटबॉल है। हम इसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हिंदी में गोला कहते हैं, गोला, गोला। तो ये सब फिगर्स है मेरे दोस्तों जो आपको यहां पर इस चैप्टर में पढ़नी है, यही आपके सिलेबस में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा 2 फिगर और है मेरे प्यारे भाई। एक तो आपका प्रिज्म हो गया, प्रिज्म, और एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड, इन्हें हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल यही है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, क्लियर? तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, बेलन के बारे में पढ़ना है, कोन के बारे में पढ़ना है, गोला के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, पिरामिड के बारे में पढ़ना है। ये सभी 3D फिगर है बच्चों। क्लियर है? यानी कि अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में टोटल आपके सामने 6 सीट्स में करवाऊंगा, 6 सीट्स। इस चैप्टर में टोटल आपके सामने 6 सीट में यहां पर सॉल्व करवाऊंगा, 6 सीट। और इन 6 सीट्स में मिलाकर मेरे दोस्तों 500 से ज्यादा सवाल मैं आपको हल करवाऊंगा, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको हल करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस में हल करवाऊंगा। जितने सवाल मैं आपको हल करवाऊंगा उतना काफी है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल इस चैप्टर में 6 सीट होंगी। पहली शीट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं
क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ के बारे में। ये दोनों फिगर एक ही शीट में हम पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड। हिंदी में इनको कहते हैं घन और घनाभ, घन और घनाभ के बारे में पहली शीट में बच्चों में ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने टोटल 6 शीट में डिवाइड करा है, जिसमें 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दूंगा, मैं घर में या क्लास में खड़ा होकर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। प्रिज्म पिरामिड से सवाल आते हैं, मोहम्मद अकबाल अंसारी कह रहे हैं बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो सवाल प्री के पेपर में नहीं, मेंस के पेपर में ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो यह चैप्टर ऐसा है जो भारत के सभी सरकारी एग्जाम में आता है, ऑल एग्जाम्स में, लेकिन सवालों का लेवल अलग अलग रहेगा। जैसे एसएससी जीडी में जो सवाल आएगा वो बहुत आसान, कम कैलकुलेशन का होगा। अब अगर हम वही पेपर सीडीएस का दें या सीजीएल मेंस का दें तो वहां सवाल भी लेंदी होगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी और थोड़ा लॉजिकल भी होगा। ऑल एग्जाम्स में पूछा जाता है मेरे प्यारे भी। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं कि इसका वेटेज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हम प्री का पेपर देंगे, अगर हम प्री का पेपर देंगे सीजीएल का और सीएचएसएल का या किसी भी एग्जाम का, आजकल जितने भी प्री के पेपर होते हैं सभी प्री के पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। तो 25 में से मेरे प्यारे भाई, 25 में से मेरे प्यारे भाई 1 से 3 क्वेश्चंस तक आपके इस चैप्टर से हो सकते हैं, या मोस्टली 2 ही सवाल इसका आता है, 2 क्वेश्चंस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। जैसे हम एमटीएस का पेपर भी देते हैं मेरे प्यारे भाई, या सिलेक्शन पोस्ट का भी पेपर देते हैं, तो उसमें 20 क्वेश्चंस होता है, तो 20 सवाल में से 1 सवाल आपका उसमें आएगा। अगर हम सीपीओ का पेपर देंगे, सीपीओ में, तो उसमें 50 क्वेश्चन आता है दिल्ली पुलिस के लिए, और 50 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम सीडीएस का पेपर देते हैं डिफेंस का, जो कि बहुत अच्छी जॉब है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में से आपके 12-13 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मेंसुरेशन 3D से रहते ही रहते हैं। आप भारत का कोई भी पुलिस और कांस्टेबल का पेपर दीजिए, चाहे आप पुलिस का पेपर दें या कांस्टेबल का पेपर दें, जनरली उसमें 20 सवाल के आसपास ही आते हैं, और आपका 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 सवाल हमेशा मेंसुरेशन 3D का रहता है, लेकिन यह जानकारी नहीं होती कि कौन सी फिगर से आएगा। तो ये इसका वेटेज है। ठीक है, ओके। प्री के पेपर में 25 में से 2 क्वेश्चंस के आसपास इससे आते हैं। समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये मैंने आपको समझाया। अभी तक हमने आपको यही बताया कि भाई 2D फिगर्स क्या होती हैं, 3D फिगर्स और 2D फिगर्स में क्या फर्क है, ये मैंने आपको समझाया है ना। कौन कौन सी फिगर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम घनाभ पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, पिरामिड पढ़ेंगे। टोटल 6 शीट होगी, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे चलते मेरे दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मतलब, और हम इन फिगर के साथ क्या करने वाले हैं, ध्यान सुनिए। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई क्षेत्रमिति। क्या मतलब होता है? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है? किसी भी फिगर और आकृति, किसी भी फिगर के बारे में, किसी भी फिगर की साइज, उसके शेप, उसके एरिया, उसका वॉल्यूम, उसके पेरीमीटर के बारे में पढ़ा जाता है। मेंसुरेशन में किसी भी फिगर की, किसी भी आकृति के, वो उसका क्षेत्रफल कितना है, वो कितनी जगह घेर रही है, वो कितना स्पेस घेर रही है, उसका आयतन क्या है, उसका पेरीमीटर, उसका परिमाप क्या है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो मेंसुरेशन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सतह क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, पार्श्व क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, लिटरल सरफेस एरिया, और मेरे दोस्तों आयतन, आयतन के निकालने के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन चीजों का मतलब क्या है, ये एरिया वगैरह होता क्या है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से
सबसे पहले सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में हम इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में बच्चों हम लोग इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिटरल सरफेस एरिया, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान सुनिएगा, क्या मतलब है? सबसे पहले ये जाने कि एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है? जैसे बच्चों मैंने आयत, ये आप स्क्रीन देखो, खाली स्क्रीन है, आपके सामने खाली स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब मैंने इसमें एक आयत बना दिया, एक आयत बना दिया। तो जैसे ही मैंने इस खाली स्क्रीन में आयत बनाया तो इसने स्क्रीन की ये जगह घेर ली। इसने स्क्रीन की ये वाली जगह मेरे दोस्तों घेर ली। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर ये जगह। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये जगह है कितनी? ये जगह है कितनी? जैसा आपका खेत है, तो आपका खेत जो है गांव का कुछ एरिया घेर लेता है। आप कैसे पता लगाते हो कि खेत, हमारा जो खेत है इसने गांव की कितनी जगह घेर रखी है? तो उसी के लिए एरिया निकाला जाता है बच्चों। अब जैसे आयत है, आयत का एरिया कैसे निकालते हैं? ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अच्छा मेरे दोस्तों, लंबाई नापने का तरीका क्या है? लंबाई को या तो मीटर में नापते हैं या फिर सेंटीमीटर में। लंबाई को या तो मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं। तो लंबाई मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है, तो मीटर गुणा मीटर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया को या तो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। एरिया नापने के दो रास्ते हैं, या तो मीटर स्क्वायर में नापते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात आपने एकदम ठीक बताई। अब मेरे दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? लेटरल सरफेस एरिया हमेशा 3D फिगर्स का निकाला जाता है। 3D फिगर्स का, 3D फिगर्स का ध्यान सुनेगा, 3D फिगर्स का ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग, यहां से आपको बात समझ में आएगी। आप कोई भी 3D फिगर लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है आप कोई भी 3D फिगर लीजिए, देखो, लेकिन उसके जो सरफेस है वो प्लेन होनी चाहिए। देखो जैसे हमारी किताब है, बिल्कुल इकसार है, ऐसा नहीं कि गोल मटोल है, बिल्कुल ये प्लेन है, हर जगह से प्लेन है, बिल्कुल इकसार है, बिल्कुल इकसार, गोल मटोल नहीं है। अब मैं आपके सामने जैसे बेल लेता हूं, ये सिलेंडर, ये क्या, ये गोल मटोल है, तो मैं गोल मटोल फिगर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसी फिगर्स की जिनका हर सतह क्या होता है? बिल्कुल इकसार, एक प्लेन होता है, एक समतल होता है। जैसे बुक है, इस बुक का हर सरफेस एक प्लेन है, एक समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, हर सतह क्या है? कहीं से भी देखो हर सतह एक समतल है। लेकिन हम बात करें बेलन की, तो बेलन कैसा है? गोल मटोल है। तो हम गोल मटोल फिगर के बारे में नहीं, ऐसी आकृति मेरे प्यारे भाई जहां मेरे दोस्तों हर सतह एक समतल होती है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है, लेटरल सरफेस एरिया कि जैसे इस किताब को देखो, तो ना तो आपको ऊपर का एरिया लेना है, ना आपको नीचे का एरिया लेना है, आपको चारों तरफ का एरिया लेना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है चारों ओर की बाउंड्री का, चारों ओर का क्षेत्रफल, ऊपर का और नीचे की सतह का क्षेत्रफल नहीं लेना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर हमको आज समझ में आया क्या मतलब है। तो किसी वस्तु की पार्श्व सतह उसके आधार और शीर्ष को छोड़कर वस्तु के सभी क्षेत्र होते हैं। आप कोई भी 3D फिगर लीजिए, कोई भी 3D फिगर, कोई भी 3D फिगर, आपको ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। उस फिगर में चारों ओर जितनी जगह घिर रखी है, चारों ओर मेरे प्यारे भाई, वो उस फिगर का लेटरल सरफेस एरिया या हिंदी में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाती है। बात आई समझ में? सीएसए और टीएसए में क्या डिफरेंस है? अनूप अग्रहारी जी, धीरे धीरे मैं सारी बातें बताऊंगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप कोई भी फिगर ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, कोई भी,
जो भी आपका पसंद हो, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है एक पिरामिड की शेप का है, सभी को दिखाई दे रहा है साफ साफ पिरामिड की शेप का, है ना। इसका हर सतह एक समतल है, कहीं से गोल मटोल नहीं है, हर सतह एक समतल है। तो आपको ऊपर का एरिया, ऊपर तो चौंच है, ऊपर का एरिया नहीं लेना, नीचे का एरिया नहीं लेना, चारों ओर जितनी भी बाउंड्री है, चारों ओर की सतह, इधर 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 और पीछे, चारों ओर की सतह का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, उसे हम बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया कि लिटरल सरफेस एरिया क्या है। कोई जल्दबाजी नहीं है हम मेरे प्यारे भाई, ओके। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की, वस्तु, लेकिन शर्त यह कि वस्तु की सतह समतल होनी चाहिए, गोल मटोल नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो किसी भी वस्तु की पार्श्व सतह, उसके आधार और शीर्ष को छोड़कर वस्तु के सभी क्षेत्र, आधार को नहीं लेना, ऊपर का नहीं लेना, बाकी जितनी भी सतह है उन सब के एरिया को जोड़ लेना है, बाकी जितनी भी सतह है सभी के एरिया को जोड़ लीजिए, उसे हम लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं। इसका मतलब एरिया अराउंड द फिगर, फिगर के चारों तरफ का एरिया, बस आपको ऊपर नीचे का नहीं लेना है। ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट अगला है बच्चे आपके सामने कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हालांकि लिटरल सरफेस एरिया में और कर्व सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल एक चीज का है कि भाई लेटरल सरफेस एरिया हम वहां निकालते हैं जहां जिन जिन वस्तुओं के, जिन आकृतियों की जो सतह है वो समतल होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हमारी बुक हो गई, इस बुक की हर सतह समतल है, कहीं भी गोल मटोल नहीं है, कहीं भी कर्व नहीं है, कहीं भी वक्र टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। जैसे कि हमारा ये पिरामिड हो गया, इसकी हर सतह एक समतल है, तो हम ऐसी फिगर में एरिया निकालेंगे तो उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर कोई आकृति ऐसी है मेरे प्यारे भाई जिसकी सतह कर्व है, गोल मटोल है, जैसे कि मेरे दोस्त सिलेंडर हो गया, आप दिखाई दे रहे हैं इस सिलेंडर, तो इस सिलेंडर, ये बेलन है, इस सिलेंडर का ना आपको ऊपर का एरिया लेना है ना ही आपको नीचे का क्षेत्रफल लेना है, ये चारों ओर का, केवल चारों ओर का मैं जितना क्षेत्रफल टच कर सकता हूं, चारों ओर का, ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, चारों ओर का मैं जितना क्षेत्रफल टच कर सकता हूं बच्चों, उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। यानी कि मतलब सेम ही है मेरे प्यारे भाई, बस फर्क इतना सा है कि जिन वस्तुओं के सरफेस समतल होते हैं उनका एरिया को कहते हैं लिटरल सरफेस एरिया, और जिन वस्तुओं के सरफेस ऐसे गोल मटोल होते हैं उनके एरिया को बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। बस नाम का फर्क है, मतलब दोनों का सेम है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्र को गोलाकार शीर्ष और आधार, केवल टॉप और आधार को छोड़कर, ना आपको शीर्ष ऊपर देखना है ना आपको नीचे बॉटम देखना है, केवल वक्र पृष्ठ के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया। केवल आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, ये वाला, ना आपको ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है ना आपको नीचे का, केवल आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम बोलते हैं, जो मैं टच कर पा रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया। केशव, पेंट्री में कौन रखा होगा, टोपी रखी होगी बर्थडे वाली, लाना पेंट्री में टोपी बर्थडे वाली।
चलिए कोई बात नहीं, यहीं से समझ लेते हैं। तो आपको फर्क समझ में आया लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया में? तो बच्चे कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि ऐसी फिगर जो गोल मटोल है, ना आपको टॉप का एरिया लेना है ना आपको बॉटम का, केवल चारों ओर का एरिया आपको लेना है ना, अराउंड द फिगर का एरिया आपको लेना, उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऐसी समतल सतह वाली, इसकी सतह जो हमेशा समतल है उनका निकाला जाता है। यहां देखो एक गोल मटोल है बेटे, है ना, बिल्कुल, इनका हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अब आगे चलेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। अगला कंसेप्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हिंदी में हम इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया हिंदी में हम इसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो अगर आप नाम को पढ़ोगे ना तो नाम में ही परिभाषा आ जाती है। कितने बच्चों को केवल नाम पढ़ने से समझ आ गया? टोटल का मतलब टोटल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी आकृति में जितने भी सरफेस होते हैं, किसी भी आकृति में जितने भी सतह होती हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे आजू बाजू में, जितनी भी सतह किसी आकृति में होती हैं, हर एक के एरिया को जोड़ लो, हर एक के क्षेत्रफल को ऐड कर लो, तो जो होगा आएगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया। कुल सतह क्षेत्र आधार और घुमावदार भाग सहित क्षेत्र को संबंधित करता है। यानी कि मेरे दोस्तों आपको बेस का एरिया भी लेना है और जो घुमावदार है, कर्व सरफेस है या लेटरल सरफेस है, उसका एरिया भी जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है किसी भी फिगर में जितनी भी सतह हो सकती है सभी के एरिया को जोड़ लो। जैसे बेलन है, तो इस बेलन में मेरे प्यारे भाई ये कर्व सरफेस एरिया, मैं इसको जोड़ लूंगा। इसका एक टॉप है मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही यहां बॉटम है, तो मैं ऊपर का और नीचे का, इन दोनों का, ये सर्कल है ना, इन दोनों सर्कल का एरिया भी जोड़ लूंगा। हर एक को कोना कोने का एरिया जोड़ लो, कोने कोने का एरिया जोड़ लो, तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। जैसे बच्चों ये हमारी किताब है स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके जितने भी सरफेस हैं सबके क्षेत्रफल को जोड़ लो। ऊपर वाले का एरिया जोड़ो, नीचे वाले का एरिया जोड़ो, आजू का एरिया जोड़ो, बाजू का एरिया जोड़ो, आगे से एरिया जोड़ो, पीछे से एरिया जोड़ो, जितने भी सरफेस है हर एक का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, तो बनता है मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कुछ नहीं करना। लेटरल सरफेस एरिया या फिर इसकी जगह फिगर अगर कर्व है तो कर्व सरफेस एरिया भी हो सकता है। लेटरल सरफेस एरिया में दोनों बेसिस का एरिया, दोनों बेसिस का यानी कि टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ देना है, एरिया ऑफ बेसिस। ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे बच्चों। टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे भाई, टोटल सरफेस एरिया जो है वो कैसे निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में चारों ओर का जो क्षेत्रफल है उसमें टॉप और बॉटम का एरिया, ऊपर वाले का और नीचे वाले का एरिया ऐड कर देंगे। आ गया बच्चे, ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ में आया? क्या आज आपको समझ में आया कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? इन तीनों में क्या फर्क है? अगर आपको ये बातें तीनों चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट में यस लिख देंगे सब लोग, कमेंट में यस लिख देंगे। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझ में अगर आपको आ गया है तो सब लोग कमेंट में यस लिख देंगे, यस। ये बातें तो ऐसी हैं जो आपको बचपन में ही पता होनी चाहिए थी, वो हमारा दुर्भाग्य है और आपका भी दुर्भाग्य है कि आपको ये आज बुढ़ापे में आके सीखनी पड़ रही हैं। वरना ये बातें एक 9वीं क्लास में सीख लेनी चाहिए थी अच्छे से। हम तो बहुत लेट इन बातों को सीख रहे हैं।
ठीक है ना। तो एरिया, एरिया जो नापा जाएगा वो हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाएगा। अब एक बच्चे का डाउट है, सर फिर पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है पेरीमीटर। देखो बच्चों, पेरीमीटर 3D फिगर्स का नहीं निकलता है। 3D फिगर्स का कोई पेरीमीटर नहीं निकलता। 3D फिगर्स में या तो एरिया होता है या वॉल्यूम आयतन होता है। पेरीमीटर जो निकलता है मेरे प्यारे भी, पेरीमीटर जो निकलता है वो हमेशा 2D फिगर्स में निकलता है। पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो होता है मेरे प्यारे भी, परिमाप, परिमाप हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। पेरीमीटर हमेशा 2D फिगर्स का ही निकलता है, ठीक है ना, 2D फिगर्स में निकाला जाता है। पेरीमीटर नाम में ही क्लियर है, परी का मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, नापना, चारों ओर को नाप लो लंबाई में, ये मतलब है चारों ओर की लंबाई नाप लो, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, नाम में ही छुपा हुआ। पेरी मतलब चारों ओर, मीटर मतलब नाप लो लंबाई में, चारों ओर की लंबाई नाप लो। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यहां से दौड़ना शुरू करो, दौड़ते दौड़ते तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लो, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लो। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई को मैं जोड़ लूंगा, ए जमा बी जमा सी, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो परिमाप का मतलब है चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई, यानी कि परिमाप एक तरीके से लेंथ ही है। परिमाप एक तरीके से लेंथ होती है, लेंथ। और लेंथ को मेरे दोस्तों या तो सेंटीमीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। बच्चों आइए आज आपको बात समझ में। तो पेरीमीटर और एरिया में फर्क है मेरे प्यारे भाई, पेरीमीटर और एरिया में फर्क है मेरे दोस्तों, है ना। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने आयत बनाया था, अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे आयत ने जो जगह घेर ली है, जो मैंने ब्लू ब्लू कराई, जो जगह घेरी है, ये आयत का एरिया है। एरिया नापा जाता है मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मैं कहूं कि इस आयत का परिमाप, तो परिमाप का मतलब है चारों ओर की बाउंड्री, चारों ओर की बाउंड्री की, इस आयत में चारों ओर की लंबाई कितनी। आप यहां से दौड़ना शुरू करो, ये दौड़े एल, फिर ये दौड़े बी, फिर ये दौड़े आप एल, फिर ये दौड़े आप बी, है ना। तो आप कितनी लंबाई दौड़े, ये एल है ये भी बी है, तो आप मेरे दोस्तों पहले ये दौड़े एल, फिर ये दौड़े बी, फिर ये दौड़े एल, फिर ये दौड़े बी। तो परिमाप क्या आ गया, परिमाप आ गया जी 2L जमा 2B, 2L जमा 2B, ये आयत का परिमाप आ गया। ओके, तो परिमाप आएगा सेंटीमीटर में, एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो दोनों में फर्क है। आज समझ में आया बच्चे। तो किसी भी फिगर का परिमाप होता है उसकी चारों ओर की बाउंड्री को ऐड कर लिए, चारों ओर की लंबाई को जोड़ लिए। जैसे ये फिगर है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, यहां से दौड़ना शुरू करो, ये जितनी भी लंबाई है, ये लंबाई नापो पैमाने से, ये लंबाई नापो, ये लंबाई नापो पैमाने से, ये लंबाई नापो पैमाने से, स्केल से ये लंबाई नापो, स्केल से ये लंबाई नापो, और सारी लंबाई को आपस में ऐड कर दो, सब जोड़ दो छोटे बालक की तरह। तो जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो परिमाप आएगा। नहीं आकांक्षा यादव, विनोद चंद मतपाल ने कहानी खत्म कर दी। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड बिल्कुल सही, ठीक है। तो परिमाप जो है वो अलग चीज है, परिमाप 3D फिगर में निकाला ही नहीं जाता। 3D फिगर में होती है सतह, मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सरफेस। 3D फिगर में सरफेस होती है ना। जैसे किताब है, इस किताब में आगे है एक सतह इधर है, एक सतह इधर है, एक सतह नीचे है, एक पीछे है। तो हम सतह का निकालते हैं, हर एक सतह का निकालते एरिया। तो एरिया से यहां पे काम चलता है। लिटरल सरफेस एरिया हमने समझा दिया, कर्व सरफेस एरिया हमने समझा दिया, टोटल सरफेस एरिया हमने समझा दिया। अब हम मेरे दोस्तों यहां पे समझाएंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम, आयतन, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे, सभी लोग बहुत प्यार से ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आयतन, आयतन को हम हिंदी में कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन। ठीक है बच्चों, एरिया और आयतन में फर्क है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एरिया क्षेत्रफल जो नापेंगे वो नापेंगे किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, है ना। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब किसमें नापा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में।
लेकिन आयतन को नापने का जो तरीका है वो है सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को या तो हम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं या मीटर क्यूब में नापते हैं। अब समझेंगे आयतन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। हर जगह स्पेस में हवा है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता बेटे। यहां अगर आप देखेंगे हमारा स्टूडियो है, ये कमरा है, हर जगह हवा भरी हुई है। आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रही, अलग बात है, लेकिन हर जगह स्पेस में हवा है, हवा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, हर जगह स्पेस में हवा है। अब मैं ये किताब ले आता हूं, तो इस किताब ने इतनी जगह घेरने के लिए वहां की हवा हटा दी। इस किताब ने इतनी जगह घेरने के लिए वहां की हवा हटा दी। तो इस किताब ने जितनी हवा को हटा के अपनी जगह को ये घेर लिया है, यही जो जगह है, ये जगह मैं कैसे नापूंगा? उसी को नापने का तरीका है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। समझ में? जैसे हमारा खेत होता है, तो खेत एक 2D फिगर है। खेत में क्या नापते हैं? एरिया नापते हैं, एरिया। ठीक है, खेत कोई हवा तो घेर नहीं रहा। लेकिन जब ये हम किताब खेत में अगर हम लगा दें पेड़, तो पेड़ जिस जगह लगेगा वहां की हवा को हटा देगा, अपना तना ले आएगा, अपना पत्तियां ले आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, पेड़ जितनी हवा को हटा के खुद जगह घेरता है, उसका आयतन हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी फिगर स्पेस में, कोई भी फिगर स्पेस में जितनी जगह घेरती है, स्पेस में जितनी हवा हटा के खुद का स्थान ग्रहण करती है, उसको मेरे दोस्तों वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, ये मजा आ गया, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, आयतन का मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान, और स्थान कहां घेरा जाएगा? स्पेस में। स्थान का परिमाण नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक टैंक बनाऊं, मैं एक टैंक बनाता हूं प्लास्टिक का, मैं एक टैंक बनाता हूं बच्चों प्लास्टिक का, ध्यान सुनिएगा। मेरा मन करा, मैंने बैठे बैठे एक टैंक बनाया। इस टैंक की जो लंबाई है 1 मीटर है, 1 मीटर। इस टैंक की चौड़ाई भी 1 मीटर है, इस टैंक की चौड़ाई भी 1 मीटर है। इस टैंक की ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो मैंने एक ऐसा टैंक बनाया है जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, जिसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो इस टैंक का जो आयतन होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा, इसको बोलते हैं क्यूब, घन। घन ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों बराबर हो। तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 ना, 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर। तो मीटर 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 की 3 बार गुणा हो जाएगी मीटर क्यूब। तो इसका जो आयतन आएगा 1 मीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? इस टैंक का आयतन 1 मीटर क्यूब होगा। अगर इस टैंक में पूरा पानी भर लिया जाए, अगर इस टैंक, पूरे टैंक को आप पानी से भर दो, अगर इस टैंक को आप पूरा पानी से भर दो, पानी से पूरे टैंक को। मैंने एक टैंक बनाया जिसकी लंबाई 1 मीटर है मेरे प्यारे भाई, चौड़ाई 1 मीटर है, जिसकी मोटाई 1 मीटर है। तो इस टैंक ने जो जगह घेरी है स्पेस में, वो 1 मीटर क्यूब होगी। 1 गुणा 1 गुणा 1, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की गुणा कर देंगे। अगर मैं इसको पूरा पानी से भर दूं, तो इसमें एग्जैक्ट 1000 लीटर पानी आएगा। 1000 लीटर पानी आएगा इसमें एग्जैक्ट, मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। तो आज आपको समझ में आया मेरे प्यारे भाई कि लीटर किस बला का नाम है। इसमें एग्जैक्ट 1000 लीटर पानी आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर पानी के बराबर है। 1000 लीटर पानी के बराबर है। इसमें एग्जैक्ट 1000 लीटर पानी आएगा। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो 1000 लीटर पानी के बराबर होता है। अगर मैं 1000 छोटे छोटे कपों में इसको भर लूं, 1000 कपों में भर लूं, 1000 लीटर पानी भरा हुआ है इस टैंक में। अब 1000 छोटे छोटे मग्गों में भर लूं, तो हर मग्गा कितने का हो जाएगा? 1 लीटर का। यहां से 1 लीटर पैदा हुआ। हम दूध नापते हैं ना कि भैया जी 1 लीटर दूध दे दो, तो लीटर कहां से आया? लीटर नहीं आया था पहले एक बॉक्स बनाया गया, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। फिर उसमें पानी भरा गया,
पर बड़े बूढ़ों ने बात स्वीकार कर ली कि चलो इसमें जितना पानी है आज से उसको 1000 लीटर कहा जाएगा, 1000 लीटर। तो मेरे प्यारे भाई 1 मीटर क्यूब पानी का मतलब, 1 मीटर क्यूब आयतन का मतलब है 1000 लीटर, यानी कि 10⁻³ लीटर। लीटर को शॉर्ट में एल कहते हैं, एल। ओके बच्चे, तो आप मुझे बताओ यहां से 1 लीटर का मतलब क्या आ जाएगा, 1 लीटर का मतलब क्या आ जाएगा, बताओ बच्चे। ये 10⁻³ उधर चला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 लीटर में कितने मीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 को 10⁻³ कहते हैं। 10⁻³ अगर मैं उधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/10⁻³ मीटर क्यूब। मैं लिख सकता हूं, आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, किसने मना किया, आप ही का राज चल रहा है। 10⁻³ को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1/a⁻n है तो इसको हम a⁻−n कह सकते हैं। तो 1/10⁻³ है, 10⁻³ बटे में है, तो इसका मतलब हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1/1000 या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब। कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे में, उतार लीजिए कॉपी में, कॉन्सेप्ट है 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हम पढ़ते पढ़ते आज तक बुढ़े हो गए कि 1 मीटर जो लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। 1 मीटर लंबाई 100 सेंटीमीटर या फिर 10⁻² सेंटीमीटर, यही है। तो मेरे प्यारे भाई जो 1 लीटर है ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 10⁻³ ये मीटर क्यूब है, 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर का क्या मतलब है, मैं सेंटीमीटर में निकालना चाहता हूं, मीटर को सेंटीमीटर में निकालना चाहता हूं, तो मीटर का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर। मीटर का मतलब है 10⁻² सेंटीमीटर। अब ये पावर 3 हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, इसका क्यूब हो रहा है, क्यूब पावर 3 हो रहा है। तो 10⁻² का क्यूब हो जाएगा 10⁻6, पावर की गुणा हो जाते 2 तिया 6, और सेंटीमीटर का क्यूब। अगर मैं यहां मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रख दूंगा तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हम बच्चों यहां से कह सकते हैं कि गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, बेस सेम है, तो ये 6 में से 3 घट जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर का मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। रट रखा है आपने मेरे प्यारे भाई, आपने रट रखा है, लेकिन समझे आप आज होंगे कि 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। दिनेश का डाउट है 10⁻³ कैसे है। दिनेश जी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर 1 बटे किसी संख्या की पावर a⁻n है तो इसका मतलब a⁻−n होता है। ओके, जिनको ना समझ में आए वो खोपड़ी पे जोर ना डालें मेरे प्यारे भाई। बचपन से कभी कुछ ऐसा किया नहीं, अचानक से सब समझ आने लगे नापने के तरीके। बचपन से कभी कुछ नापा नहीं, कभी कुछ किताबों में पढ़ा नहीं, व्यापार कभी किया नहीं, तो अचानक से सब चीज खोपड़ी में घुसने लगे, ऐसा नहीं है। तो वो रट लें, रट लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 लीटर में ये रटना है बेटा, तुरंत तुरंत के तुरंत याद करिए। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, या 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये याद करिए, तुरंत जल्दी से याद करिए। ठीक है, दस की घात 6 कैसे आया, देखो मेरे प्यारे, मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है ना। ये यूनिट्स का खेल बड़ा बढ़िया है। यहां तक तो क्लियर ही है कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर। अगर मैं 10⁻³ को उधर ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो 1 लीटर बराबर आ जाएगा 1/10⁻³ मीटर क्यूब। 1/10⁻³ को 10⁻−3 लिख दिया। मीटर भैया आपके सामने क्या लिखा नहीं है, मीटर क्या है, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। मीटर का क्या मतलब है, 10⁻² सेंटीमीटर।
और बेटा इसका क्यूब किया गया है, क्यूब। पावर क्या है बच्चों यहां पर? पावर यहां पर 3 है। तो आपको समझना चाहिए भाई, किसी भी संख्या की पावर 3 कर रहे हो तो पावर में गुणा हो जाएगी। या 10 की पावर 2 है, पावर 3 करेंगे तो पावर की गुणा हो जाते 10 की पावर 6। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की पावर 3 करोगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है बच्चे। अच्छा आपका तो सब कुछ ही कमजोर है ना। अगर a की पावर m की होल पावर n है तो इसका मतलब पावर की आपस में गुणा हो जाते a की पावर m गुणा n। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 7 की होल पावर 3 है बच्चों, तो इसका मतलब है जी 5 की पावर 7 और 3 की मल्टीप्लाई, 5 की पावर 21। ओके ठीक है ना। वैसे तो ये चौथी पांचवी क्लास की बातें हैं, हम 9वीं क्लास का पढ़ रहे हैं सिलेबस, तो आपको आनी चाहिए थी, पर आप थोड़े ज्यादा बेकार हो तो ये भी बताना पड़ता है। तो 10 की पावर 2 का क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर की। अब पावर में गुणा जो है जुड़ जाएंगे, ये पावर जो है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं। 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 3। 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। ओके समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। तो 1 लीटर का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? किसी भी स्टूडेंट्स को यहां तक कोई डाउट? तो ये हमने जाना मेरे प्यारे भाई कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में, परिभाषाएं हमने जानी, और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ये बात है आपको समझ में आई है? अगर आपको यहां तक की बातें समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखिए। ठीक है सारी मेहनत मैं करता रहूं ऐसा नहीं है, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी घर पे जाके एक बार देखना पड़ेगा, आपको भी घर पे जाके एक बार लिख के करना पड़ेगा, आपको भी दोबारा से चित्र बनाना पड़ेगा, आपको भी एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है पूरी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्तों कि वजन तो हो रहा है 150 किलो, चला सही से जाता नहीं है, एक दिन पार्क में एक्सरसाइज कर ली और अगले दिन से ब्रूसली बन जाओ ना। एक दिन में ब्रूसली नहीं बनते भैया, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो आपको भी काफी ज्यादा मेहनत चाहिए। बहुत सारी मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी सी मेहनत आप करो, मिलके पार लगाएंगे नैया। ठीक है सभी को समझ में आया है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम रखते हैं, जिसमें मैंने आपको मेंसुरेशन 3D की बेसिक परिभाषाएं समझाई हैं, और इसके आगे की कहानी यानी कि कैड़ी कैड़ी चीजें यानी कि क्यूब के बारे में, घन के बारे में मैं आपको कल समझाऊंगा। कल मैं आपको सारे फॉर्मूला वगैरह और सवाल शुरू करेंगे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया है मेरे दोस्तों तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, और हमारी मुलाकात कल इसी टाइम होगी शाम को 6 बजे।